अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक और खौफनाक दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया। तरालई में जुमे की नमाज के दौरान एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अभी तक की तफसीलात के मुताबिक 32 अफराद शहीद हो चुके हैं और 60 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। शोहदा की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही है। ये सिलसिला शुरू हो गया है और पूरे मुल्क में एक सोग की फिजा है फिर से। अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक पेशावर में हमलावर के घर पर छापा मारा गया है और छापे के दौरान इसके दो भाई बहनोई और एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। और हमलावर की शिनाख्त यासिर के नाम से हुई है, जो कि चारसद्दा रोड पेशावर का रिहायशी है। और तहकीकातकार ये भी बता रहे हैं कि खुदकुश हमलावर 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा, जहाँ इसने असलहा चलाना और खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। पुलिस ने पेशावर और नौशहरा में हमलावर के मुमकिना नेटवर्क और सहूलतकारों की निशानदही की है और इसके लिए गिरफ्तारियों के लिए छापों का आगाज कर दिया गया है। और अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हमले में 4 किलो के करीब या लगभग बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। और वजीर दाखिला तलाल चौधरी ने भी कल ये कहा था कि बमबार जो है वो अफगानी तो नहीं है, अलबत्ता इसने ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ज़रूर हासिल कर रखी थी और ये कई बार अफगानिस्तान का सफ़र भी कर चुका था। नाज़रीन, इंटरनेशनल इदारों ने राइटर्स और जिसमें फ्रांस 24 शामिल हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। अगर सिक्योरिटी इंतजामात की बात करें तो एनी शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद के दाखिली रास्तों पर या दरवाज़ों पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, लेकिन हमलावर क्योंकि फायरिंग करता हुआ मस्जिद के अहाते में दाखिल हुआ और मस्जिद के हाल के अंदर दाखिल होते ही इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर और सहन में मौजूद अफराद भी जख्मी हुए और फिर शहीद भी हो गए। अब इस वाक़े की तहकीकात हो रही हैं, कोई हतमी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये वाक़या दरअसल रिएक्शन है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन का या कार्रवाइयों का। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किए गए हैं, जो कि बीएलए के बलूचिस्तान में हमलों के बाद किए गए और फिर इसी तरह 2 रोज़ पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि 24 के करीब दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। अब ज़ाहिर है कि ये क्योंकि एक खुदकुश हमला था, तो जब इस तरह का कोई हमलावर शहर में दाखिल हो जाता है तो इसको रोकना ऑन द स्पॉट एक मुश्किल काम होता है। लेकिन दूसरा, आप ये देखें कि इस्लामाबाद कचहरी में इससे पहले भी चंद माह पहले एक हमला किया गया था, लेकिन किसी मस्जिद में इस तरह का हमला काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में किया गया है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिएक्शन है अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों का या पाक फ़ौज के ऑपरेशन का। उधर केपी में टीटीपी है और बलूचिस्तान में बीएलए है। पहले तो ये समझें कि बीएलए की जो एक अलहदगी पसंद तहरीक है, वो ये है जी कि जब आप हथियार उठा लेते हैं तो वहाँ आप फिर दहशतगर्द बन जाते हैं। अगर आप अलहदगी या अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं, तो जब कोई भी तहरीक या जमात इन मामलात में मुलविस हो जाती है तो इसका जो मकसद होता है स्ट्रगल का, वो फ़ौत हो जाता है। इसके अलावा अगर दौर हाज़िर में भी देखें तो आपको इस दौर में भी कोई भी ऐसी तहरीक कामयाब होती हुई नज़र नहीं आएगी जिसने हथियार उठाए हैं। अब ये जो हालिया लहर हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, तो इसमें तेज़ी मई में होने वाले पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद भी सामने आई, जिसकी बड़ी वजह ये है कि भारत अब इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई जंग कर सके या कोई महाज़ खोल सके, क्योंकि इस तरह के महाज़ रोज़-रोज़ खोले भी नहीं जाते। तो फिर वहाँ भारत ये तरीका इख्तियार कर रहा है। अब बीएलए को तो भारत पहले से ही सपोर्ट कर रहा था, उसका आशीर्वाद था, लेकिन मई के बाद बीएलए की कार्रवाइयों में तेज़ी आई और जब मई में ये जंग चल रही थी पाकिस्तान और भारत की, तो आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया पर ये खबरें भी सामने आई थीं, जो कि मनगढ़ंत थीं कि बीएलए ने बलूचिस्तान में जंग शुरू कर दी है या हथियार उठा लिए वहाँ पर। अगर टीटीपी की बात करें तो अफ़गानिस्तान अपने मुल्क में इन प्रॉक्सीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुका है, जो कि पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं और फिर भारत के साथ अफ़गान हुकूमत की बढ़ती नज़दीकियाँ भी अफ़गान तालिबान की नीयत पर सवालात ज़रूर उठा रही हैं, जो कि आज से हमने चंद माह पहले भी होने वाले मुज़ाकरात में देखा कि अफ़गानिस्तान इस वक़्त भारत के साथ अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान पर ज़्यादा तरजीह दे रहा है। इसके अलावा खित्ते में एक बड़ी तब्दीली अब ईरान और अमेरिका को लेकर भी सामने आ रही है, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं।
आप देखें कि चाहे बीएलए हो या टीटीपी हो या दाइश हो, अब ये तमाम प्रॉक्सीज बन चुकी हैं। ये कोई जद्दोजहद नहीं हो रही, क्योंकि इस तरह की तंजीमें हमेशा आलमी ताकतों या मुल्कों के लिए किराए के कातलों का किरदार अदा करती हैं। क्योंकि आपको असलहा भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलती है, फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग भी होती है ऐसे तंजीमों की। तो फिर ऐसी तंजीमों का किरदार अब यही बाकी रह गया है। अब हर मुल्क के अपने मफाद हैं। भारत का दूसरा बड़ा मफाद या कंसर्न सी पैक भी है, जिसकी वजह से बीएलए को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और अफगानिस्तान से अमेरिका जाते हुए वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़कर चला गया, जो कि अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हो सकता है ये हथियार कल को ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं या हो भी रहे हों, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन अमेरिका के मुफाद में ही नहीं है। आप पहले इस बात को समझें कि वो चीन को कभी भी खुला मैदान नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में आपको हर वक्त पैनिक नजर आता है, और ये पैनिक जो है वो अमेरिका के मफाद में है, क्योंकि इसी पैनिक को लेकर अमेरिका जब चाहेगा यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो ये खित्ते की सूरत हाल है, जिसकी वजह से मुल्क में इस वक्त प्रॉक्सीज फुली एक्टिव हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस मामले में क्या करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन जहां हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं वो ये है कि इस मामले पर अभी तक हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं बनाई। कभी हम बातचीत के दरवाजे खोल देते हैं और कभी फिर हम हथियार उठा लेते हैं। तो इस पर जो सबसे अहम बात है कि हमें मिल बैठकर मुल्की मफाद में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और अपने गोल सेट करने होंगे, क्योंकि ये कोई नया मसला नहीं है। पाकिस्तान पिछले 40 से 50 साल से इसी सूरत हाल को फेस कर रहा है। कहा यही जाता था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से जाएगा तो पाकिस्तान में अमन हो जाएगा, लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि इस लहर में फिर शिद्दत है, और इसकी बुनियादी वजह यही प्रॉक्सीज हैं, जो कि पहले अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में मसरूफ थीं। अब क्योंकि वो बेरोजगार थे, उनके लिए कोई आगे महाज नहीं था, क्योंकि इन्हें करना यही आता है, तो अब वो किसी और के मफाद के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। और इस मामले को सियासतदानों को भी संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा के मामले में हम देखते हैं कि सियासत में एक बड़ा गैप है, सियासी पार्टियों में एक दरार है, क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या करना है, तो आप कभी भी इन मसाइल से पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे। और जो पाकिस्तान ने मुल्क के अमन के लिए लाखों कुर्बानियां दी हैं, जिसमें सिविलियंस की कुर्बानियां भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां और जदोजहद भी मौजूद है, तो फिर कभी भी आप इन लोगों को पे बैक नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद एक मुस्तकिल मिजाज कौम होकर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे। चाहे पाकिस्तान में कोई भी पार्टी हो सियासत में या हुकूमत में, जब आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे और टाइम जो है वो सेट नहीं करेंगे कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए क्या पॉलिसी अपनानी है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या पॉलिसी अपनानी है, तो फिर इन मामलात से, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप कभी पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और बुनियादी वजह क्या समझते हैं पाकिस्तान में बदअमनी की? इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।